हे दोस्तों, कैलम मेडिक्स 2001 में पैदा हुआ था। वो बहुत छोटा था जब उसके मॉम और डैड को अलग होना पड़ा, जिसके बाद उसके डैड मैट मेडिक्स ने अकेले एज अ सिंगल फादर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। जो करना वो बोलते हैं सच बहुत हार्ड था। उन्हें केलब के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता था, उनकी हर वक्त देखभाल करनी पड़ती थी, उन्हें एंटरटेन करना पड़ता था ताकि केलब की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। इसके साथ साथ मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैट एक पब्लिक स्पीकर थे, इसलिए उन्हें बहुत ट्रैवल करके अलग अलग जगह जाकर स्पीच डिलीवर करनी पड़ती थी। न अपने टूर पर वो केलब को साथ ही लेके जाते थे, बट जब वो काम कर रहे होते थे तब उन्हें केलब को किसी तरह बिजी रखना होता था। उस टाइम पे कैलब सिर्फ 6 साल का था, बट स्टिल एक बार कैलब को बिजी रखने के लिए मैट ने क्या किया कि उन्होंने उसे एक 500 पेज की बड़ी सी बुक दे दी, द सक्सेस प्रिंसिपल बाय जैक कैनफील्ड। ये बुक दी और कहा, केलब अगर तुम ये बुक पूरी रीड कर लोगे तो मैं तुम्हें पूरे $10 दूंगा। अब किसी भी 6 साल के बच्चे के लिए, वो भी उस पुराने टाइम में, ये बहुत ज्यादा अमाउंट थी। इसलिए केलब फिर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गया और फिर उस बुक को उसने कुछ ही हफ्तों में पूरी पढ़ के खत्म कर दी। ये देखकर मैट बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया। बट अब वो केलब को हर सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ने के लिए 10 नहीं बल्कि $20 देने लगे, जिसका रिजल्ट बहुत ही यंग एज में केलब ने बहुत सारी अलग अलग बुक्स पढ़ डाली। और बस सिर्फ इसी एक हैबिट ने केलब की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। आपको पता है केलब ने फिर बस 12 साल की एज में ही एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखी, कीज टू सक्सेस फॉर किड्स। इसे उसने पब्लिश करा और इसके साथ ही उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट करी, जिसके बाद सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने अपने फर्स्ट $1 मिलियन कमाए। इसके साथ साथ आपको पता है अच्छी बात, केलब के फ्रेंड सर्कल में कौन कौन आता है? वेल, टोनी रॉबिन्स, आर्नोल्ड, गैरी विनरचक, ऐसे बहुत ही पावरफुल और वेल नोन सेल्फ इंप्रूवमेंट लेजेंड्स आते हैं, जिनके साथ ही मिलके वो बड़ा हुआ है। इनफैक्ट आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें बस 14 साल की उम्र में कैलब ने एक $10,000 की डील क्लोज करी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कैलब कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड है जिसने इतने यंग एज में इतना सब कुछ अचीव किया, इतनी सक्सेस अचीव करी। बिकॉज 12 साल की एज में तो हम सबको पता भी नहीं था कि हमें लाइफ में करना क्या है, लाइफ होती क्या है, पैसे कैसे कमाते हैं। हम तो बस खेल कूद में ही बिजी थे। बट वहीं दूसरी तरफ इस एज में ही कैलब ने वो सब कुछ अचीव कर लिया जिसे मैक्सिमम लोग अपनी पूरी लाइफ में अचीव नहीं कर पाते हैं। सो क्वेश्चन यही आता है कि ये सब कैसे हुआ, और ये सब हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की वजह से। वो इंपॉर्टेंट चीज है ओनर मेंटालिटी। सो आज के इस वीडियो में आपके साथ ऐसे ही मैं 5 की लेसन शेयर करूंगा जो आपकी ओनर मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। इमेजिन करो कि आप एक फार्मर हो, किसान हो, और आपको कॉर्न या फिर कॉफी, इन दोनों में से किसी एक चीज की फार्मिंग करनी है। तो आप चूज करो इनमें से आप किसकी फार्मिंग करोगे ना। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, एक कॉर्न को हार्वेस्ट करने में 90 दिन लगते हैं और कॉफी को हार्वेस्ट करने में 3 से 5 साल तक लगते हैं। अब कोई भी नॉर्मल इंसान सोचेगा कि इस डेटा के बेस पे कॉर्न की हार्वेस्टिंग करने में ज्यादा प्रॉफिट होगा, बिकॉज इसमें कम टाइम लगता है और आप जल्दी चीजें बेच के पैसे कमा सकोगे। प्लस जितना टाइम कॉफी को हार्वेस्ट करने में लगेगा उतने टाइम में तो आप कई बार कॉर्न की खेती करके बेच सकते हो, राइट? वेल रॉन्ग, बिकॉज अगर आपने पूरे 90 डेज लगाकर कॉर्न को अच्छे से उगा भी लिया है तो बात यह है कि आपको उसे नेक्स्ट 30 डेज में ही सेल करना होगा, वरना वो खराब हो जाते हैं। वहीं अगर आप कॉफी की हार्वेस्टिंग करो तो इससे आपको 3 से 5 साल लग सकते हैं हार्वेस्टिंग करने में, लेकिन इसके बाद आप 20 साल तक भी पैसे कमा सकते हो ना। यहाँ बात समझने वाली क्या है ना, ऑथर कहते हैं कि जो कॉर्न है वो जॉब की तरह होता है। जो कॉर्न का हार्वेस्ट करने का डिसाइड करता है वो यूजुअली एक एम्प्लॉय जैसा होता है, जो बार बार कॉर्न उगाएगा, उसे सेल करेगा और इस प्रोसेस को करता ही रहेगा हमेशा। मतलब काम करेगा, सैलरी लेगा और फिर वापस काम करता ही रहेगा हमेशा। वहीं कॉफी बिजनेस है। कॉफी को हार्वेस्ट करने वाले लोग ओनर जैसे होते हैं, जो एक बार सक्सेसफुल बिजनेस बना लेते हैं और फिर जिंदगी भर उससे फायदा उठाते हैं। देखो, एक सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है जहां आपको अपनी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। एकदम अट्रैक्टिव सेंटेंस में बोलूं तो बिजनेस में बस आप एक पैसे छापने की मशीन, फैक्ट्री तैयार कर रहे होते हो, जो कि स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल होता है, जिसमें रिस्क भी होता है, मेहनत भी होती है, बट रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ जॉब करने में रिस्क कम होता है बट रिवॉर्ड भी कम होते हैं। एम्प्लॉय यूजुअली पैसे छापने वाली मशीन में काम कर रहे होते हैं, एक एम्प्लॉय की तरह। वहीं बिजनेस ओनर्स लोग वो मशीन को ही ओन करते हैं। जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो लोगों को पैसे देके टाइम खरीदते हैं और उन्हें अपनी मशीन को अच्छे से चलाने में हेल्प कराते हैं। जो ओनर्स होते हैं, बिजनेस मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, वो एम्प्लॉयज को पैसे देते हैं और उनसे उनका टाइम खरीदते हैं, उनकी मेहनत खरीदते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं, अपने पैसे छापने की मशीन को फास्ट करते हैं, बड़े लेवल पर बनाते हैं और उसमें से ही कुछ पैसा वो एम्प्लॉयज को दे देते हैं। इन शॉर्ट, एक लाइन में आपको बोलूं तो जो एम्प्लॉयज मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो लोग एफर्ट्स पे फोकस करते हैं, जबकि जो बिजनेस ओनर मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं, जो रिस्की तो होता है बट रिवॉर्डिंग भी होता है। नंबर 2, फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। माइकल एक कॉर्पोरेट लाइन में जॉब करता था जहां उसे अच्छी सैलरी मिलती थी ना। एक दिन किसी भी नॉर्मल दिन की तरह वो अपने ऑफिस जाता है और वहां काम करता है। वो अपना पूरा 9 to 5 का शिफ्ट करते हैं और ऑफिस से निकल ही रहे होते हैं, तभी माइकल के बॉस उन्हें अपने केबिन में बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं कि माइकल,
इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अब तुम्हें इस जॉब से निकाला जा रहा है। आई एम सॉरी एंड बेस्ट ऑफ लक। तो ये बात सुनकर माइकल को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो एकदम होपलेस फील करने लगता है। वो डर जाता है ये सोच के कि अब क्या होगा, कैसे वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को ये चीज बताएगा, कैसे उनके बिल्स पे होंगे, कैसे घर चलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो वापस जॉब ढूंढना शुरू कर देता है। अब हालांकि वो एक स्किल्ड पर्सन है, उसके पास अच्छी कॉलेज डिग्री भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके जैसे स्किल्ड लोग मार्केट में बहुत ज्यादा हो गए थे, इसीलिए उसे भी दूसरों की तरह कोई जॉब नहीं मिल रही थी। सो माइकल की इन प्रॉब्लम्स को देख के उसका एक फ्रेंड था जिसका फर्नीचर का बिजनेस होता है। वो माइकल को कहता है कि देखो, मेरे पास कुछ पुराने मैट्रेसेस रखे हुए हैं जिसका कोई यूज नहीं है, मैं उन्हें बेच नहीं पा रहा हूँ। तुम चाहो तो मैं इन मैट्रेसेस को तुम्हें दे देता हूँ एकदम ना के बराबर पैसे लेके, और तुम इसे बेचने की कोशिश करो, इससे शायद तुम्हारा प्रॉफिट हो जाए। नाउ ये ऑफर सुनने के बाद और उसके बारे में सोचने के बाद माइकल डिसाइड करता है कि हाँ, वो ये रिस्क लेगा। इसके बाद उसने अपनी सेविंग्स के पैसे उठाए और एक पुरानी सी शॉप रेंट पर ले ली, जहाँ से उसने उन मैट्रेसेस को बेचना शुरू कर दिया। बट एक प्रॉब्लम थी, जब भी कोई कस्टमर माइकल से मैट्रेसेस के बारे में पूछना आता था तो वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनके पास मैट्रेसेस की कोई नॉलेज नहीं थी। जिसे ओवरकम करने के लिए फिर उन्होंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे, इंटरनेट पे रिसर्च करी। इनफैक्ट उसने इस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करी। उन्होंने एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाया और नए नए मार्केटिंग आइडियाज ट्राई करना स्टार्ट किया। एग्जाम्पल, एक बार माइकल ने डिसाइड किया कि वो मैट्रेसेस की डिलीवरी नॉर्मल गाड़ियों के बजाय बाइसिकल से करेंगे, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और नेचर फ्रेंडली भी। प्लस इसके साथ जो भी कस्टमर उनकी शॉप में आएगा बाइसिकल लेके, मतलब बाइसिकल चला के, उन्हें वो फ्री डिलीवरी भी देंगे ना। ये सब चीज बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली थी और यूनिक थी, इसलिए बहुत अच्छा चला। आइडिया इतना यूनिक और डिफरेंट था जैसा पहले किसी ने नहीं देखा था, इसलिए उनका ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने लगा। प्लस इससे माइकल की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, बिकॉज ये बिजनेस करके ना ही बस उन्होंने अपने 9 to जॉब के रूटीन को ब्रेक कर लिया, बल्कि ये करके वो इस बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगे, जो उनकी पुरानी जॉब से बहुत बहुत ज्यादा था। और ये बहुत ज्यादा पैसों ने उन्हें फिर फ्रीडम भी दी। एग्जाम्पल, वो जब चाहे काम कर सकते थे, अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल कर सकते थे, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते थे, जो पुरानी जॉब करते वक्त वो कुछ नहीं कर पाते थे। और यही एक इंपॉर्टेंट लेसन है ओनर मेंटालिटी का। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो वो आपको जॉब से नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। नंबर 3, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। जब रॉबर्ट कियोसाकी 9 साल के थे तो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो उनके जो रिच डैड होते हैं वो बोलते हैं कि ओके, तुम पैसों के बारे में सीखना चाहते हो तो ठीक है, बट इससे पहले तुम्हें अब से मेरे लिए काम करना होगा और बदले में मैं तुम्हें 10 सेंट्स दूंगा पर आवर के लिए। अब ये जो पैसे थे उस टाइम के हिसाब से भी बहुत कम थे, बट स्टिल रॉबर्ट ने ये सुनकर हाँ कर दी। जिसके बाद रॉबर्ट हर वीक जाकर शॉप में साफ सफाई करते थे, वहाँ के कई सारे काम करते थे घंटों भर। नो ऐसे ही बहुत टाइम बीत गया, वो काम करते गए, बट स्टिल उनके रिच डैड ने उनके पैसे नहीं बढ़ाए, ना कुछ सिखाया। इसीलिए फिर एक दिन गुस्सा होकर रॉबर्ट उनके पास गए और कहा, मैं आपसे सीखने आया था कि रिच कैसे बनते हैं, और मैं इतने टाइम से सिर्फ काम ही करे जा रहा हूँ, प्लस आप मुझे इतना कम पैसे देते हो। एटलीस्ट आपको मुझे इतने पैसे तो देने चाहिए जिससे मैं कोई कॉमिक बुक खरीद सकूं। नाउ ये सुन के रिच डैड स्माइल करते हैं और कहते हैं कि देखो, यही है तुम्हारा पहला लेसन। जिस भी मोमेंट मैं तुम्हें तुम्हारे टाइम के बदले पे करने लगूंगा, मैं तुम्हें अपने एक एम्प्लॉय की तरह सोचने लगूंगा, तब तुम मेरे एक एम्प्लॉय बन जाओगे और एक एम्प्लॉय माइंडसेट फॉर्म कर लोगे। बिकॉज यही होता है मैक्सिमम एम्प्लॉयज के साथ, जो काम करते हैं टाइम के बदले और अपने टाइम के बदले ही पैसा डिमांड करते हैं। जबकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फ्री में भी काम करने से नहीं घबराते हैं। इनफैक्ट रिच डैड बोलते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे वर्क टू लर्न। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो बस पहले सीखते हैं और फिर पैसे अपने आप उनके पास आते हैं और उनके लिए काम करने लगते हैं। इसलिए ये बात याद रखो, स्टार्टिंग में पैसों के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो, पैसे अपने आप आपके पास आएंगे। नंबर 4, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। देखो, ऑल अराउंड माइंडसेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक ओनर को एक एम्प्लॉय से अलग बनाता है। आप किस टाइप की नॉलेज कंज्यूम करते हो, किस टाइप के वीडियोस देखते हो, किस टाइप की मेंटालिटी वाले लोगों के साथ अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वो डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में एम्प्लॉय बनोगे या फिर ओनर। जैसे कि स्टार्ट की स्टोरी में बताए, कैलेब के केस में उसके पूरे सराउंडिंग में ही ओनर माइंडसेट वाले लोग थे। वो जो बुक्स रीड कर रहा था उसमें भी उसे ओनर बनने के लिए एनकरेज किया जा रहा था, मोटिवेट किया जा रहा था, अपने पैशन को चेस करने के लिए सिखाया जा रहा था, ना कि ओल्ड स्कूल सिस्टम की तरह उसे एक एम्प्लॉय मेंटालिटी वाला बनाया जा रहा था। और यही बहुत बड़ा रीजन बना उसकी सक्सेस का, बिकॉज इतनी सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ने से और इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ रहने से कैलेब एक ओनर माइंडसेट वाले इंसान में डेवलप हो पाया। नंबर 5, नथिंग इज सेफ। ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि जॉब काफी सिक्योर चीज होती है। एक एम्प्लॉय बन जाओ, 8 घंटे काम करो और मंथ के एंड में पैसे आएंगे ही आएंगे।
बट ये बात भी हमेशा सच नहीं होगी, बिकॉज आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में जहां जॉब्स की सप्लाई कम होती जा रही है, जिसके कई रीजंस हैं लाइक ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा, ये सब जॉब्स को खत्म कर रहे हैं। इनफैक्ट ये मैंने आपको पहले भी बताया था दैट ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, मतलब 2030 के आसपास, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एआई की वजह से 47% ऑफ अमेरिकन्स की जॉब रिस्क में हो जाएगी, जो ट्रेंड फिर ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। फॉरेस्टर रिसर्च के अकॉर्डिंग बाय द एंड ऑफ 2030 अकेला एआई ही 29% जॉब्स को टेक ओवर कर लेगा, जिसके कंपनसेशन में वो सिर्फ 13% जॉब्स क्रिएट करेगा। सो ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि आने वाले टाइम में जॉब सिक्योरिटी पाना बहुत इजी नहीं होगा। इसलिए अब तो ये बहुत बहुत जरूरी हो गया है कि आप एक ओनर मेंटालिटी फॉर्म करो। और वो कैसे करोगे आप? वेल, ये करने का बेस्ट वे है बुक्स रीड करना, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स के बारे में स्टडी करना, जिससे कि आप भी उनके माइंडसेट को अडॉप्ट कर पाओ। अब बुक्स रीड करने आपको प्रॉब्लम होती है तो फिक्र मत करो, इसीलिए ही मैं हर वीक हर संडे बुक समरीज ऐसी डालता रहता हूँ, जिससे आपके अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो, आपकी भी माइंडसेट जो हो वो ओनर मेंटालिटी वाले बने, ना कि एम्प्लॉय मेंटालिटी वाला। सो एटलीस्ट बुक नहीं पढ़ रहे हो अभी तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहो। मैं ऐसे ही शॉर्ट एनिमेशन फॉर्मेट में आपको बुक समरीज देते रहूंगा, जिससे आपका फायदा होगा। और साथ बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ये वीकली बुक समरीज मिलती रहे। सो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से आप भी मेरे साथ बने रहो, हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बनो, जहां हम मिल के लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। लाइक करो अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो, कमेंट करके बताओ कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, ओनर मेंटालिटी है या फिर एम्प्लॉय मेंटालिटी है। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो एम्प्लॉय मेंटालिटी रखते हैं या फिर ओनर बनना चाहते हैं। और सबसे मेन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए, ताकि आप मेरे साथ बने रहो, जहां मैं आपको हमेशा फिर मोटिवेट करता रहूंगा एक ओनर मेंटालिटी वाला इंसान बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।